हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम एनालिसिस करेंगे 1 जुलाई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस इमेज में आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में जो ड्रोन का हमला हुआ था, उसको लेकर ये इमेज है। वहाँ पर हाल ही में ड्रोन और जो अदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उड़ने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी खिलौने हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं, या कोई शादी में अगर या किसी तरीके के और किसी फंक्शन में कोई उड़ने वाली चीज़ें, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर काम में लाए जाते हैं तो उनको बैन कर दिया गया है। और ना तो उनको ख़रीदा जा सकेगा, ना उनको बेचा जा सकेगा। ऐसा वहाँ पर अभी सेना ने एक आदेश दिया है। तो उसको लेकर ही यह इमेज आज का कार्टून जो है वो प्रकाशित हुआ है। उसमें इनको सेना के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको यह बताया जाता है कि ये जो है वो एक ड्रोन है, एक कोई खिलौना नहीं है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में इस इमेज में बताई गई है। तो देखिए आप लोग, और इस इमेज को देखकर क्या आपको समझ में आता है, क्या आपको सीन आपकी माइंड में क्रिएट होता है। उसको लेकर 100 वर्ड का एक आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने डाटा एनालिसिस की तरफ। दोस्तों, आज का जो डाटा एनालिसिस द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, उसमें जो केस स्टडी की गई है वो रीजन का किस प्रकार से हमारे देश में डिवाइडेशन है उसको लेकर बात की गई है। और इसमें बताया गया है जो साउथ इंडियन होते हैं वो अपने रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड होते हैं, ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, ज़्यादा अपने जो उनका रिलीजन होता है उसको मानने वाले होते हैं। दूसरी ओर जो ये लोग होते हैं उनमें जो अपनी कास्ट से बाहर जो शादियां होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, उन्हें भी इनके द्वारा नकारा नहीं जाता है, उन्हें भी इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो ऐसी बात इस आर्टिकल इस डाटा एनालिसिस में बताई गई है कि जो 62% लोग हैं वो साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो वर्शिप वाले प्लेसेस पे जाते हैं, पूजा रेगुलरली करते हैं एक निश्चित अंतराल पे। और सेंट्रल ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट पार्ट होते हैं उनमें यह रेशियो कम पाया जाता है। और इसके अलावा जो 57% जो लोग हैं वो किसी प्रकार का कोई लॉकेट वगैरह, जो रिलीजियस लॉकेट होता है या कोई ताबीज़ जैसी जो चीज़ होती है उसको धारण करते हैं। और ये सभी कम्युनिटी में होता है, सभी रिलीजन में होता है। और सेंट्रल जो इंडिया है उसमें जो टोटल परसेंटेज है उससे ज़्यादा है, 58% यहाँ के लोग हैं जो सेंट्रल इंडिया में इस तरीके के लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। और इसके अलावा 37% जो उसमें से हैं वो जो वुमेन होती हैं उनको एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जो उनकी शादी होती है, इंटरकास्ट जो मैरिज होती है, उसको रोकते हैं और ऐसा नहीं होने देते हैं। इस प्रकार की बात इस डाटा में कही गई है। और एक जो क्लोज रिलेशन रिलीजन और इंडियंस का दिखाया गया है इस डाटा में। और ये बताया गया है कि जो साउथ इंडियन होते हैं, साउथ इंडियन जो लोग हैं उनका रिलीजन की तरफ जो टिल्टेड हैं वो लोग वो ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो ओपन माइंडेडनेस जो होती है, ओपन माइंडेड जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार की बात कही गई है। और एजुकेशन से इसे जोड़कर बताया गया है कि वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, इसी वजह से इस तरह की चीज़ होना जायज़ है। और इंटरकास्ट मैरिज इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं वो उन्हें कम मानते हैं। इस प्रकार की बात इस डाटा में कहा गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो रिलीजन है इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, सेंट्रल इंडिया में उससे भी ज़्यादा है, और ईस्ट में और वेस्ट में चारों दिशाओं में जो 4 जो एरिया हैं, 5-6 जो एरिया हैं अपने, उसे उन सभी एरियाज़ में जो रिलीजन है उसे काफ़ी ऊपर माना जाता है। और जो
कॉलेज हैं, कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, उनमें भी ये रेशियो काफ़ी अच्छा है। और किसके द्वारा सिर्फ अपने रिलीजन को ही अच्छा माना जाता है, उसमें 40% 55% जो है, इस प्रकार का रेशियो कम है। साउथ में ये रेशियो और भी ज़्यादा कम है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो खुद के रिलीजन को सबसे ऊपर मानने वाली जो बात है वो देश के सभी हिस्सों में बहुत ही कम है। और इस तरीके का डाटा इसमें आज प्रकाशित हुआ है। ये डाटा कुछ इस प्रकार से रिलीजियस जो स्टेटस है वो हमारे देश का प्रस्तुत करता है। तो इसे आप एक बार देखिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। पिक्चर पेपर की दृष्टि से ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डाटा है तो आपको पता होना चाहिए हर फील्ड के बारे में। तो इस प्रकार से ये डाटा आज प्रकाशित हुआ है। चलिए बढ़ते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो कोविड-19 से रिलेटेड जो अभी सोमवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एक पैकेज रिलीज़ किया है उसके बारे में बात की गई है। और ये पैकेज जो है वो 6.2 लाख करोड़ का प्रदर्शित किया गया है। आपको पता होगा कि फर्स्ट जो वेव थी उसमें फर्स्ट वेव में 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। और अब जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव में ये ये जो राहत पैकेज है वो तकरीबन 6.2 लाख के करीबन है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। इस प्रकार में विभिन्न जो पैकेज में क्या क्या चीज़ें दी गई थी इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बात कही गई है कि जो इस प्रकार की पैकेज हैं जिसमें कई बहुत बड़े लेवल पे जो पैसे की बात की जाती है, स्टिमुलस देने की बात की जाती है, इसमें से जो 2.68 लाख हैं वो सिर्फ एक लोन के रूप में या क्रेडिट गारंटी के रूप में विभिन्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बिजनेस हैं उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है। साथ ही जो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनको वापस से रिवाइव करने की बात की गई है, जिसमें 60,000 करोड़ का लोन का प्रावधान है। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो जो यहाँ पे आर्टिकल में बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि जो आप चाहे से 20 लाख करोड़ का पैकेज दीजिए या फिर अभी जो 6.29 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, ये दोनों ही जो पैकेज हैं वो राहत पैकेज हैं। लेकिन पिछली बार के पैकेज की तरह जिस प्रकार 20 लाख के जो पैकेज था उसमें बहुत कम लोगों को राहत देखने को मिली थी एक्चुअल लेवल पे, उसी प्रकार से अगर इस पैकेज में भी अगर जो राहत है वो अगर कम देखने को मिलेगी और एक्चुअल प्रदर्शन नहीं होगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, तो इस प्रकार के पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए भी 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा, उन्हें हाई लेवल पे लिया जाएगा, जिसमें लो इंटरेस्ट पर उन्हें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। लेकिन आप देखिए कि जब तक क्या जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक की जो इनकम है उसे नहीं बढ़ाया जाएगा, जो जॉब की जो अभी स्थिति है उससे इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, तब तक यह स्थिति कोई कितना भी आप पैकेज दे दीजिए, कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन जब तक यह दोनों चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी तब तक जो देश की जनता है उनके पास में जो मनी है वो अवेलेबल नहीं होगी। और मनी अवेलेबल नहीं होगी तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ऐसी की है इसी स्थिति में बनी रहेगी। और इस स्थिति में अगर परचेजिंग पावर बनी रहेगी तो परचेज बहुत कम होगा और ऐसी इस स्थिति में जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ऐसी जो एक धारणा है वो इस आर्टिकल में प्रस्तुत की गई है। तो इसी को लेकर बताया गया है कि जब तक लोगों के पास में खर्च करने को पैसे नहीं होंगे, जब तक उनकी इनकम नहीं होगी, तो इस प्रकार का जो पैकेज है वो देने से कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब हम इस तरीके के कार्य करें जिसमें लोगों की जॉब प्लस इनकम
जो है वो दोनों चीज़ें ही इम्प्रूव हों, ऐसी स्थितियाँ हमें क्रिएट करनी होगी। ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में काम करती है और इसकी जो हिस्ट्री है वो किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और किस प्रकार से ये पार्टी अपने देश के हित के लिए कार्य करती है। तो इस प्रकार की बात इसमें आर्टिकल में कही गई है कि जो चाइना का जो हिस्ट्री है, जो इन पार्टी की हिस्ट्री है, उनके लीडर्स की हिस्ट्री है, उसमें 3 जो लीडर्स हैं वो इम्पोर्टेंट थे और इन लीडर्स ने जो नारा दिया था वो उस नारे के अकॉर्डिंग ही इन्होंने हमेशा अपने जब भी ये पावर में रहे हैं उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य किया है। और इसी की वजह से जो वो सब देश हैं उनसे जो अलग पावरफुल स्टेटस जो उन्हें मिल पाया है वो उसी की वजह से है। और जो आज देश की उन्हें स्थिति है, जब सभी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो, वो चाइना को एक ग्रोइंग सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर इसी वजह से पूरी हुई है। देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उसके जो विभिन्न काल रहे उसमें माओ जेडोंग जो थे उन्होंने नारा दिया स्टूड अप का, और डेंग जो जियोपिंग थे उन्होंने जो नारा दिया था वो बिकमिंग रिच था। उनकी जो पॉलिसीज थी वो देश के लोगों को अमीर बनाने की तरफ ही कार्य करती थी। और इसके अलावा जी जिनपिंग जो अभी वर्तमान में वहाँ के लीडर हैं, उनका जो नारा है वो बिकम पावरफुल है। वो इसी प्रकार के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जिससे कि चाइना और भी ज़्यादा पावरफुल बने, चाइना के लोग जो भी और भी ज़्यादा पावरफुल बने, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बेसिक मोटो के पीछे अगर सरकार चलती है तो इसी प्रकार का डेवलपमेंट एक निश्चित पीरियड में देखने को मिलता है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर से एक सिंगल पार्टी ही होती है। इस सिंगल पार्टी में से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म की जाती है और एक डिफरेंट लीडर को हमेशा यहाँ पर लीडर चुना जाता है। ऐसा यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर होने से जो बेसिक फ़ायदा मिलता है वो इलेक्शंस को लेकर मिलता है कि यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज नहीं होने से सिर्फ एक पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती है और उसी में से किसी एक लीडर को यहाँ पर लीडर बनाया जाता है। तो जो पॉलिटिकल बेनिफिट की जो यहाँ पर बात दिखाई देती है, कभी कभी जो पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से जो डिसीजन लेने चाहिए होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बहुत कम क्रिएट होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तीसरा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल पार्टी में होता है, तो उनका जो बहुमत होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और पार्टी बेझिझक अपने पूरे टेन्योर में काम करती है। ऐसा जो सिस्टम होता है इस काम पैटर्न में चलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कई कॉलोनियल जो इरा था वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी किसी जिंग एम्पायर के ख़त्म होने के बाद में भारी ताकतों का यहाँ पर अधिकार हो गया था, लेकिन उनसे वापस से इन्होंने यहाँ के लोगों ने लड़ाई की और अपने आप को उबारा और जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उस लिबरेशन आर्मी का यहाँ पर जन्म हुआ, जो कि एक सामान्य आर्मी थी जो आम जनता के द्वारा ऐसे बनाया गया था, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं। जो अभी हाल ही में चाइना की जो मेन आर्मी है वो इसी नाम से ही पुकारी जाती है, पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है कि ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर चाइना में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई थी या किसी और चीज़ को नहीं लेकर वो लोग परेशान थे, लेकिन उनके जो उससे उभरने की और जो वर्किंग स्टाइल है वो चाइना को इस स्पीड से ग्रो करने में मदद करता है और एक फुल मोटो के रूप में काम करके चलने के लिए उनको प्रेरित करता है। जिस प्रकार 1949 में 1949 में जो स्टूड अप करना था, जो वहाँ के लीडर
मेओ डियोंग थे, उनके द्वारा दिया गया था। तो वहाँ जब उनकी स्थिति, चाइना की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, कॉलोनियल पावर वहाँ पर हाल ही में ख़त्म हुई थी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक साथ खड़े होने का नारा और वापस से ग्रो करने का नारा जो दिया गया था वो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इस प्रकार से कार्य करने की वजह से ही चाइना आज एक सुपर पावर के रूप में खड़ा हो पाया है, ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि चाइना का जो वर्किंग पैटर्न है वो जैसे कुछ भी रहा हो और किसी भी प्रकार से उन्होंने कार्य किया हो या अपने पड़ोसी जो राज्य हैं उनके प्रति उनकी क्या मंशा रहती है, क्या बॉर्डर लाइन जो उनके देश हैं या समुद्र को लेकर जो उनकी स्थिति है, वो वहाँ की नीतियाँ हैं वो अन्य देशों को लेकर किसी भी प्रकार की रही हों, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। 800 मिलियन जो लोग हैं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं। इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की नीतियाँ वहाँ पर बनाई गई हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और अपने देश की बॉर्डर और अन्य चीज़ों को लेकर भी वो इतने ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर उसे तुरंत प्रभाव से कैप्चर कर लिया जाता है, उसे तुरंत प्रभाव से उसके प्रति रिएक्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। कुल मिलाकर जो चाइना का जो पॉलिसी है वो अपने देश के प्रति तो बहुत ही अच्छा है, और बॉर्डर जो उनके देश से लगते हैं उनके प्रति भी उनका नेचर बहुत अच्छा है। और हालांकि वो हर जो भी कार्य करते हैं वो अपनी कंट्री की भलाई को पहले देखकर ही करते हैं। इसी प्रकार से इसीलिए वो आज इस डेवलपमेंट के स्टेज पर हैं, ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। दूसरी ओर आप जानते ही होंगे कि हाल ही में जो गलवान में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो सैनिक इनके मारे गए थे उनको इन्होंने श्रद्धांजलि भी दी गई थी। तो ऐसा भी कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से जो जब वो देश के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं, देश के लिए सारे कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों में इस जो शासन है उसके प्रति विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा कायम होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है वो बेहतर तरीके से कार्य करती है। तो इसी प्रकार से इस आर्टिकल में जो है वो बताया गया है कि किस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी इसमें डेवलपमेंट करती है और चाइना के जो एकल पार्टी का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से इफेक्टिव है और किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है वो कमल हसन साहब के द्वारा लिखा गया है। कमल हसन साहब जो खुद भी एक एक्टर हैं, इसमें इस आर्टिकल में जो फिल्म के ऊपर जो सेंसर बोर्ड के ऊपर जो अभी अमेंडमेंट लाया गया है उस अमेंडमेंट बिल के ऊपर बात की गई है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 कहा गया है। उसके ऊपर इसमें बात की गई है कि इस प्रकार का जो अमेंडमेंट है वो लेकर आना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही बुरी बात है। और जो कि फिल्में होते हैं, जो सिनेमा होती हैं, वो एक आईना होती है समाज का, और समाज को एक आईना दिखाती है और किस डायरेक्शन में हमें कार्य करना चाहिए उस प्रकार की डायरेक्शन एक प्रदान करती है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो होता है वो इन फिल्म्स को सर्टिफिकेशन प्रदान करता है, और इस सर्टिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस ट्राइब्यूनल जो पहले गठित था उस ट्राइब्यूनल को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें अधिकार प्राप्त करने की थी उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है और एक जो नए रूल्स हैं वो थोपे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में इन्होंने बताई है कि इस प्रकार की सेंसरशिप और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस लाने से उन्हें नुकसान ही होगा, और जो फिल्म का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो रिविजनरी पावर जो इसमें सरकार ने लगाई है कि एक बार सर्टिफिकेशन होने के बाद में भी वो वापस से उसे रिवीजन के लिए भेज सकते हैं, ऐसा जो स्पेशल जो केसेस होते हैं उन केसेस में जो भी मूवीज़ बनती हैं, जो भी फिल्म्स बनती हैं, उन्हें डाउनग्रेड किया जा सकता है और उन्हें बंद किया जा सकता है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएं। जैसा कि कई पिक्चर इस सिनेरियो पे बन चुकी हैं, जैसा शुरू में इमरजेंसी के समय में जो पिक्चर बनी थी वो किस्सा कुर्सी का
करके बनी थी और उस मूवी को भी वहाँ पर रोक दिया गया था। इसी प्रकार से जो अभी हाल ही में आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके उस मूवी का नाम था। इस प्रकार की मूवीज़ अगर बनेगी तो इन मूवीज़ को जो असली सिनेरियो ये पब्लिक के सामने जो प्रस्तुत करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे और इसे वापस से चेंज करके या किसी भी तरीके से बैन करके या कुछ भी ऑल्ट्रेशन करके प्रस्तुत किया जा सकता है सरकार की तरफ से। इस तरीके की बात इस आर्टिकल में कही गई है। जो मेन जो इसमें प्रॉब्लम्स थे, जो क्लॉज थे, वो उनका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें सिर्फ इतनी बात कही गई है जो कई पावर्स जिस प्रकार से इसमें डाली गई हैं, इस अमेंडमेंट में डाली गई हैं, वो सिनेमेटोग्राफी की जो इंडिपेंडेंस है या उसकी जो वर्किंग स्ट्रेटजी है उसके ऊपर कई सवाल लगाएगी और सरकार के बेनिफिट को देखते हुए या उनके हितों को देखते हुए जो चीज़ अच्छी रहेगी उसी को ही सरकार के द्वारा पास किया जाएगा, नहीं तो उससे वापस से डिविजनरी पावर के तहत डिवीज़न के लिए भेजा जाएगा। और जब डिवीज़न के लिए भेजा जाएगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसमें जो चेंजेस हैं वो जो बोर्ड है या जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको करने ही पड़ेंगे, अन्यथा वो फिल्म को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो उनकी जो एक्सप्रेशन की जो बाउंडेशन है वो भी दिखाई देगी। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको ध्यान ही होगा कि जो हाल ही में सीबीएसई ने जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो असेसमेंट का पैटर्न दिया था, उस पैटर्न में के अनुसार ही जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें पास किया जाएगा और अगली जो क्लास है उसमें प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि वो कॉलेज में एडमिशन अपना ले पाएंगे। इस प्रकार से जो असेसमेंट है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया था और कहा था कि ये ठीक है, असेसमेंट का प्रोसेस आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को लेकर बात की गई है कि जो इस प्रकार से अभी हम जो स्टडी का जो पैटर्न है उसे हम चेंज कर रहे हैं, उसे हम ऑनलाइन मोड पर लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर जो असेसमेंट है उसे असेसमेंट के प्रोसेस को भी हम चेंज करके और जो प्रीवियस उसका जो स्टेटस है उसको लेकर और करंट स्टेटस को लेकर जो बात है वो उसके द्वारा इनका असेसमेंट किया जाता है। लेकिन हाल ही में जो यूजीसी ने यह गाइडलाइन प्रस्तुत की थी कि जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, वो बिना पेपर दिए पास नहीं किए जाएंगे, डायरेक्ट उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर कोर्ट ने भी इस बात को सही माना था और ये क्लियर किया था कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है 2005 का, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें इस प्रकार की स्थिति होने पर डायरेक्ट प्रमोट किया जाए या पुरानी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में जाने दिया जाए। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए ये जो परमिशन है वो यूजीसी के द्वारा नहीं दी गई है और ये सही है। दोस्तों आप देखिए, जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ऐसा तो नहीं होता है कि आप जो घर पर बैठकर इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी हमें जो सेंटर पर जाना पड़ता है और सेंटर पर जाकर ही हम एग्ज़ाम देते हैं। और अगर हमें सेंटर पर जाना पड़ रहा है तो सेंटर पर जाने की स्थिति में हम पेपर को लिख भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सेंटर पर जा रहे हैं तो हम पेपर को राइट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं कि जो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का जो हमारा मोटो है वो सफल हो सके। दूसरा जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को मिक्स लेवल पर लेकर चलना होगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और जो प्रीवियस असेसमेंट है वो तीनों ही इंक्लूड हों। और जब तीनों इसमें इंक्लूड होंगे और तीनों इंक्लूड होने के बाद में जो एक फाइनल आउटकम आएगा वो एक डिफरेंट पैटर्न की तरफ हमें इशारा करेगा और ये बताएगा कि भाई इस प्रकार से असेसमेंट किया जाना चाहिए। ये फाइनल जो अल्टरनेटिव है वो प्रस्तुत हुआ है। और जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने की भी हमें इसके साथ में ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ऑनलाइन
क्लासेस प्रोवाइड कराने से ही हमारा काम हो जाएगा, और हमें और भी चीज़ों को डेवलपमेंट की स्टेज पे ले जाना होगा। और सीबीएसई जो बोर्ड है और उसके अलावा जो अन्य सर्टिफिकेशन बोर्ड हैं उनके द्वारा अभी 12th में जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो अभी सीधा असेसमेंट के तौर पर ही प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कॉलेज में जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं इनके साथ में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है कि जो कुछ अल्टरनेटिव हैं और उन अल्टरनेटिव्स की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा, और टेस्ट लेना या उस टेस्ट में पास करना ही खाली एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अन्य क्राइटेरिया को भी हमें अपने जो करिकुलम है और जो पासिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कोई आपके पास हमारे लिए सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।